आज की इस वीडियो में जिन दो फंड्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे फंड है और दोनों ही दिग्गज एएमसी की तरफ से लॉन्च किया गया है। और एक बात का ख्याल रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है और ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रख कर चलना चाहिए कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो से रिटर्न्स के मामले में अच्छा खासा रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड में अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 2-3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के फंड आपकी पोर्टफोलियो में ज़रूरी होना चाहिए, जैसे मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया। इस तरह की ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अच्छे रिटर्न्स के लिए तो आप स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और साथ साथ एक बेस्ट स्ट्रैटेजी भी इसी को कहा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के फंड पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हम जानेंगे, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए, मतलब आपको 2 ही फंड का ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपको मल्टी कैप कैटेगरी में से इन दोनों फंड में से कोई एक का सिलेक्शन करना हो तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे, किसका करेंगे। आप डिटेल्स पहले देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो अपना प्रश्न रहेगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले जिस फंड की हम बात करने वाले हैं वो पहला फंड है HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से HDFC मल्टी कैप फंड, और दूसरा फंड है SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से SBI मल्टी कैप फंड। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें जो कि फंड के बारे में है, जो कि बेसिक डिटेल्स होते हैं जिसका जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर HDFC मल्टी कैप फंड के फंड एज को देखें तो इसके एज हो चुके हैं कितने, 2 साल 6 महीने हो चुके हैं। वहीं पर SBI को देखा जाए तो 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो 3 महीने का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। फंड साइज़ की अगर बात की जाए तो HDFC मल्टी कैप फंड का जो फंड साइज़ है वो 13,425 करोड़ का है, और वहीं पर SBI मल्टी कैप का फंड साइज़ देखें तो 15,792 करोड़ का है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि भाई अगर एज की बात की जाए और फंड साइज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। उसके बाद किसी भी फंड के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं उसके होल्डिंग्स, क्योंकि उसके होल्डिंग्स को देखकर बहुत हद तक आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, इस फंड के अंदर ये कंपनीज़ हैं, इस कंपनीज़ के स्टॉक्स रहने वाले हैं। अब आपको वहाँ पर ये पता चलता है कि भाई इस कंपनी का परफॉर्म कैसा है। अगर पता नहीं है तो बाय द वे आप पता कर भी सकते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं आप, और फंडामेंटल जो भी एनालिसिस होते हैं उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके अगर टॉप 5 होल्डिंग्स की बात की जाए, सबसे पहले अगर HDFC मल्टी कैप के टॉप 5 होल्डिंग्स को देखें तो क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे HDFC बैंक लिमिटेड, समझ रहे कि, दूसरे नंबर पे ICICI बैंक लिमिटेड, तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक्सिस बैंक है, उसके बाद इन्फोसिस लिमिटेड है। वहीं पर अगर SBI मल्टी कैप फंड के अगर टॉप 5 होल्डिंग्स को देखा जाए तो यहाँ पर भी ICICI बैंक आपको मिल जाता है। उसके बाद इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है, उसके बाद भारतीय एयरटेल है, TVS मोटर्स कंपनी लिमिटेड है, KPR मिल लिमिटेड है। तो ये अगर होल्डिंग्स देखा जाए तो दोनों में बहुत ही अच्छे होल्डिंग्स है, लेकिन फिर भी अगर HDFC के जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं SBI के होल्डिंग्स से। मैं SBI के जो होल्डिंग्स है 5 उसको मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि HDFC का ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एसेट एलोकेशन की अगर बात की जाए तो इक्विटी में 97.44% पैसे निवेश कर रहा है HDFC मल्टी कैप फंड। वहीं पर SBI 95.26% पैसे निवेश कर रहा है। डेट में कोई भी निवेश नहीं कर रहा है HDFC मल्टी कैप। वहीं पर डेट की अगर बात की जाए तो डेट में 1.27% पैसे निवेश कर रहा है SBI म्यूचुअल फंड, SBI मल्टी कैप फंड। उसके बाद किसी भी फंड में एक चीज़ें जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि आपको देखना होता है, उसका मार्केट कैप वेटेज क्या है, किस हिसाब किताब से उसमें एलोकेशन किए गए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। देखिए, लार्ज कैप में HDFC की अगर हम बात करें सबसे पहले तो लार्ज कैप में
46% पैसे निवेश कर रहा है, मिड कैप में 26.13% और स्मॉल कैप में 28.85%। वहीं स्मॉल कैप में SBI 33.31% पैसे निवेश कर रहा है और मिड कैप में 26.57% पैसे निवेश कर रहा है और लार्ज कैप में 35.38% पैसे निवेश कर रहा है। तो मार्केट कैप वेटेज में भी बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन 5-7% का फर्क तो है ही है। तो ये भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही माना जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में, क्योंकि इसके भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादा का मतलब अगर 15-10, 15-20 इस तरीके का जो परसेंटेज होते हैं उस तरीके का फ़र्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो, कहीं पर भी आपके खर्चे कितने लगते हैं, क्योंकि वो आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो HDFC का एक्सपेंस कम है, 0.55% है, वहीं पर 0.91% है SBI का। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंस के मामले में भी SBI ज़्यादा है। उसके बाद एग्जिट लोड है 1% है, दोनों में ही 1 ईयर के लिए है। उसके बाद अगर बात की जाए रिटर्न्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 ईयर का रिटर्न्स देखा जाए SBI ने 1 ईयर में 31.28% का रिटर्न्स दिया है, जबकि इसके कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स देखेंगे तो 41% ऐसा कुछ है, समझ रहे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न्स अपने कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं पर HDFC के रिटर्न्स को देखेंगे तो 44.74% है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में भी थोड़ा सा वीक हो जाता है SBI। फाइनली अभी के जो भी डेटा हैं इसके ऊपर अगर बात की जाए कि दोनों ही फंड में कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, तो मैं क्लियर बताता हूं कि मुझे जो लगता है ना वो HDFC मल्टी कैप फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए इसके पीछे के रीज़न है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लेकर मैं ये कह रहा हूं कि HDFC के फंड मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको कौन सा लगता है आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे क्यों लगते हैं इसके पीछे का रीज़न है एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं HDFC में, प्लस रिटर्न्स इसके ज़्यादा हैं। रिटर्न्स SBI के कम हैं, एक्सपेंस ज़्यादा है। उसके बाद PE रेशियो देखेंगे ना, PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वहाँ पर भी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का ये मतलब होता है कि भाई आपको 1 रुपया कमाने के लिए वहाँ पर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने रुपये लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप SBI का PE रेशियो देखेंगे तो ज़्यादा है, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर HDFC मल्टी कैप फंड के अगर PE रेशियो देखेंगे तो कम है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको HDFC में कम ही पैसे लगाने पड़ेंगे, जबकि वहीं पर सेम पैसे कमाने के लिए आपको SBI में ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। ये मतलब होता है, शॉर्ट में मैं समझाया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अगर कहेंगे तो अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। PV रेशियो क्या होते हैं, PE रेशियो क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों का भी बहुत समझना ज़रूरी होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई HDFC का जो फंड है वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए एक चीज़ मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो का रिजल्ट बेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर मल्टी कैप की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए एक मरतबा, और इसका जिक्र एक मरतबा होना चाहिए कि आखिर मल्टी कैप कहते किसको हैं। देखिए मल्टी कैप जो फंड होते हैं ना, वहाँ पर रेगुलेशन के अनुसार, मतलब सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीनों ही मार्केट कैप में मिनिमम 25 का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही जगह पे मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लार्ज कैप में 50% निवेश कर दें और स्मॉल कैप, मिड कैप में हम 25 कर दें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर स्मॉल कैप में 50% कर दें, लार्ज कैप में, मिड कैप में 25 कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 25 होना चाहिए तीनों ही मार्केट कैप में। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए 25% होते हैं वो फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है। उनको जहाँ पर बेहतर समझ में आएगा वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेम उसी तरीके से फ्लैक्सी कैप की भी मैंने बात किया था कि फ्लैक्सी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के जो फंड होते हैं वो आपको अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। देखिए फ्लैक्सी कैप फंड में तो पूरे मतलब एसेट के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को कि वो अपने समझदारी के हिसाब से, अपने डिसीजन, अपने सोच समझ के हिसाब से जहाँ पर उनको लगता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जहाँ पर जब उनको मन करता है वहाँ से वो निकल सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 तरह के एसेट क्लास होते हैं, समझ रहे कि नहीं, इसीलिए इसका नाम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो हर जगह पे 10% कम से कम निवेश करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए और आपकी पोर्टफोलियो के लिए बेहतरी ये हो जाती है, अच्छाई ये होती है कि भाई एक जगह पे, एक फंड में आप निवेश करके तीनों तरह के मार्केट कैप में आप निवेश कर देते हैं। या फिर अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर एक फंड में
उस कैटेगरी के एक फंड में निवेश करके आप 3 तरह के एसेट क्लास में निवेश करते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में वेल डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ रिटर्न्स भी अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये सारे डेटा मैंने ईटी मनी के वेबसाइट से लिया हुआ है। अब वहाँ पर मैंने रिस्क रेशियोज देखने की कोशिश की तो उसके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, समझ रहे कि नहीं, जिसकी वजह से मैं रिस्क रेशियोज के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं मिलेंगे जो अलग हैं, मतलब सेम रिस्क। जो भी अगर आप कम मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि कम ही रिस्क है दोनों में, अगर आप ज़्यादा मानते हैं तो समझ लीजिए कि ज़्यादा रिस्क है। मतलब जिस हिसाब किताब का रिस्क, जिस दर्जे का रिस्क आप एक फ़ंड के अंदर मानते हैं, उसी से मिलता जुलता आप दूसरे फ़ंड के अंदर भी मान सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ मैंने आपको दिखलाया है तो फ़र्क नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। तो फाइनली इन दोनों फ़ंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी बताइएगा कि इन दोनों फ़ंड में आपको कौन सा फ़ंड ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया है कि भाई मुझे HDFC के जो फंड है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट आपका क्या कहना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।